हूँ कि जैसे गांधी जी जो लाठी रखते थे ना, वो बिहार की लाठी थी। बिहारियों को देखिएगा एकदम, एक बेटा के इंतजार में 13 बेटियां नहीं हुई तो फिर बिहारी किस्मत नहीं मिला। तो एक लड़की को खड़ा किया गया, उस लड़की ने मुझ पर उत्पीड़न का इल्जाम लगाया और उस मामले में समझिए 10 साल तक मुझे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 10 साल तक मेरा प्रमोशन रोक के रखा गया। अनंत सिंह को इस बात पर बहुत एतराज है कि मैं आईपीएस कैसे बन गया। एक आईपीएस अफसर के रूप में वो कठिन कौन सा दौर था आपके लिए? हम तुम एक कमरे में बंद हुआ और चाबी खो जाए। करियर था, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर रहा। यादवों पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, और वो भी जब राष्ट्रीय जनता दल का एमएलए हो। लालू यादव ने मुझे फ़ोन किया, मैं तब एसपी लखीसराय था, तो फ़ोन पर फिर मेरा झगड़ा हुआ। लालू अपना स्टाइल है उसका, लालू का बोलने का। लालू ने कहा, अरे आप 4 दिन पहले एसपी बने, आप मेरे विधायक का हथियार छिनवा दिए। ईमानदारी की कीमत सच में चुकानी पड़ती है। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। मुझे समय से पहले रिटायर किया गया है। सिंपल आदमी हूँ, है ना। मैंने शादी भी नहीं की है, अकेले रहता हूँ मैं 2 कमरों के फ्लैट में। किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा कि भाई तेज प्रताप का बंगला खाली कराया जा रहा है, तो वो कहाँ रहेंगे। तो मैंने मजाकिया लहजे में कह दिया कि उसने 2 शादियां की है, 2 ससुराल है, उसको क्या टेंशन है, 2 जगह वो घर जमाई बन सकता है। यूपीएससी बहुत कठिन परीक्षा है, इसलिए दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा एक प्लान बी तैयार रखिए। सर, मोहब्बत की बात चली है तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको भी किसी से कभी मोहब्बत? 83-84 की बात करूं, जब मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में था, तो उस समय तो लड़के लड़कियों का बिल्कुल आपस में बोलचाल भी वर्जित था। इसको महापाप के रूप में देखा जाता था। मैं दरभंगा में पढ़ता था एमएल एकेडमी में, तो छुट्टी होती थी तो 2 घंटियां बजती थी, 1 घंटी बजती थी टन, तो सिर्फ लड़कियां निकलती थी, है ना। जब सारा स्कूल लड़कियों से खाली हो जाता था, तब 5-10 मिनट बाद दूसरी घंटी बजती थी। मिथिला का आदमी गप मारता है, गप मारने से भूख लगती है, फिर भोजन करता है, फिर भोजन करता है, फिर बिहार में ऐसे भी कहावत है कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। सबसे पसंदीदा नेता राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बिहार चाहता तो पूरे हिंदुस्तान को दरभंगा के आम खिला देता, मुजफ्फरपुर की लीची खिला देता, हाजीपुर के केले खिला देता, लेकिन बिहारियों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। परिवार नियोजन से बिहारियों को कोई मतलब नहीं रहता है। एक बेटा के इंतजार में 17 बेटी पैदा कर। ट्रेन के टॉयलेट में 15 बिहारी घुसे रहेंगे और रास्ता भर छठी मैया की महिमा का बखान करेंगे। मैं कहता हूं कि जो छठी मैया तुमको ट्रेन में बर्थ नहीं दिला सकी, वो तुम्हारा किस्मत संवार देगी। आजकल पलटू राम समृद्धि यात्रा पर है, ये उनकी 16वीं यात्रा है। 15 यात्रा कर चुके हैं, 16वीं यात्रा है। अब एक ही यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा, वो भी मैं करा ही दूंगा। दोस्तों, आज हमारे बीच जिस शख्सियत को देख रहे हो, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, नाम है आईपीएस अमिताभ दास। आज इनसे हम रूबरू होंगे और बहुत कुछ जानने को इनसे मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो इनके लिए एक लाइन हम लोगों ने बनाए हैं और हमारे टीम ने इनके लिए जो लाइन दिए हैं, न सत्ता के डर से न शासक के डर से चले हैं तो एक सच्चाई को लेकर, और लोगों को सही रास्ते पर दिखाने वाला एक ही नाम है आईपीएस अमिताभ दास सर। क्या बात है सर, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक्स यू सर। आईपीएस बनने का सपना कब देखे और कैसे आप टॉप लेवल के आईपीएस बने? तो लंबी कहानी है, शुरू से मुझे सुनाना पड़ेगा। देखिए, मैं मिडिल क्लास परिवार से रहने वाला हूँ जी। और मेरे जो पिताजी थे वो भी सरकारी सेवा में थे जी। तो बचपन से मेरे घर में सिर्फ आप कह सकते हैं पढ़ने लिखने का माहौल था और कोई दूसरी बात नहीं होती थी। मतलब दिन रात पढ़ाई की चर्चा, और घर में किताबें आ रही हैं, कॉपियाँ आ रही हैं, पत्रिकाएं आ रही हैं। उस समय तो थोड़ा मेरा बचपन अभी से बहुत डिफरेंट था। मतलब उसमें इंटरनेट नहीं था, ये सब नहीं था, जो आज के बच्चे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसा हमारा बचपन था। तब टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, और घर में दिन रात पढ़ाई की बात होती थी। और मैं क्लास में फर्स्ट भी आता था। मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई दरभंगा में हुई, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो क्लास में फर्स्ट आता था। और बाकी चीज़ों में भी मैं तेज़ था, जैसे कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, वाद विवाद वगैरह। और मेरी वजह से बाकी बच्चे डांट भी खाते थे अपने माँ बाप से कि तुम क्यों नहीं अमिताभ के जैसा बन सकते हो। तो वो लोग कहते भी थे कि तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत डांट खाते हैं घर में। तो ऐसा था, आप कह सकते हैं मैं आदर्श बालक था। तो उस समय यही घर में चर्चा रहती थी, यूपीएससी की जो परीक्षा है, जो सिविल सर्विस की परीक्षा है यूपीएससी की, जिससे आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, इसको दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक माना जाता है। क्योंकि ऐसे ही हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा है, और उसमें से यूपीएससी में सभी स्ट्रीम के लोग बच्चे बैठते हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, और सबसे तेज़ बच्चे बैठते हैं और बहुत कम सीटें रहती। आज भी कम सीट थी, उस ज़माने में भी कम सीट थी। तो इसको मैंने एक
आईपीएस को मतलब या सिविल सर्विस को मैंने एक चुनौती के रूप में लिया था। और चुनौती ये थी कि मैं दरभंगा में ही रह के तैयारी करूंगा और कहीं से कोचिंग नहीं करूंगा, ये सब मैंने कुछ जिद पकड़ ली थी। और ये मैं लगभग 30 साल पहले के दरभंगा की बात कर रहा हूँ। दरभंगा तो अभी भी पिछड़ी जगह है। 30 साल पहले तो दरभंगा एकदम गांव जैसा हुआ करता था। बिजली मुश्किल से 3-4 घंटे आती थी और ज़्यादातर लोग आपको हतोत्साहित करने वाले रहते थे कि यहाँ से तुम नहीं कर सकते हो, इसके तो दिल्ली जाना पड़ता है, मुखर्जी नगर जाना पड़ता है, ऐसे कोचिंग करनी पड़ती है, वैसी कोचिंग करनी पड़ती है। और मैं भी थोड़ा इस मामले में जिद्दी हूँ। मेरी जिद पकड़ ली थी कि दरभंगा से बाहर नहीं जाऊँगा, कहीं कोचिंग नहीं करूँगा। और मैं दरभंगा में रह के ही तैयारी करता था। और पहली बार जब मैं दिल्ली गया तो मैं इंटरव्यू देने गया यूपीएससी का, तो उस हिसाब से मैंने बहुत पापड़ बेले हैं और लोगों को प्रेरणा भी मिल सकती है थोड़ी बहुत, जो छोटे शहरों में रहते हैं और कस्बों में रहते हैं। जी सर, आपके लाइफ में कौन सा मोड़ आया कि आईपीएस ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं आप बने? वो कोई मोड़ होगा ना जिससे आप लगा कि नहीं हमको आईपीएस ही बनना है। अब ये तो आप कह सकते हैं, ये सही है। जब आप फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, तो यूपीएससी में तो बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, भारतीय विदेश सेवा, आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। लेकिन ऐसे ही थोड़ा लगता है, कॉमिक्स पढ़ के बचपन से मुझे लगा था कि कुछ गुंडे मवालियों से लड़ना चाहिए। बचपन में आदमी कॉमिक्स पढ़ता है ना, सुपरमैन वगैरह की कॉमिक्स, वो लोग गुंडों से लड़ते हैं, उनको पीटते हैं। तो थोड़ा वो पुलिस के प्रति आकर्षण था मेरा कि ठीक है, गुंडों को सीधा करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैंने आईपीएस लिया और मेरा ऊंचा रैंक था, तो इसलिए मुझे होम कैडर मिला। मैं बिहार का ही था और बिहार कैडर मिला, क्योंकि आईपीएस में तो ये ऑल इंडिया सर्विस है। आप बिहार के होंगे लेकिन आपको केरल कैडर मिल सकता है, तमिलनाडु कैडर मिल सकता है। जी सर, एक आईपीएस अफसर के रूप में वो कठिन कौन सा दौर था आपके लिए? सारे दौर कठिन ही रहे। देखिए, बिहार में तो पुलिसिंग बहुत चुनौतीपूर्ण है। बिहार तो पीसफुल राज्यों में नहीं आता है। कोई हिमाचल प्रदेश नहीं है कि शिमला में बर्फ गिरती रहे और आप पुलिसिंग करते रहे। बिहार तो एकदम आप कह सकते हैं लॉलेस स्टेट है, जहाँ अराजकता है, पहले भी थी, आज भी है और पता नहीं आगे भी लगता रहेगी। तो सारे दौर कठिन ही थे और मैं हमेशा सरकार से झगड़ा करता रहता था। तो सरकार मेरा पनिशमेंट पोस्टिंग करती रहती थी, जानबूझ के मुझे टेढ़े मेढ़े जिले दिए जाते थे जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, कोई आईपीएस जिसको बहुत चुनौतीपूर्ण समझाता था। तो सारे दौर यही थे। लेकिन हर जगह आप कह सकते हैं मेरा जो पूरा करियर था मार धाड़ और एक्शन से भरपूर रहा और हर जगह मैंने माफिया से लोहा लिया। और मुझे संतोष होता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैंने जहाँ भी रहा मैंने काम अच्छा किया। जी सर, जब सिस्टम का दबाव होता है उस समय आप कैसे फैसला लेते हैं सही और गलत का? क्योंकि बहुत से आईएएस आईपीएस जो लोग होते हैं या तो इस्तीफा दे देते हैं या फिर कहीं और ट्रांसफर करवा लेते हैं। उस समय आप कैसे निर्णय लेते हैं? अब ये तो हर आदमी के कलेजा पर होता है। इस पर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपका कितना आपका ईमान है, कितना मजबूत आपका ज़मीर है, कितना आपका कॉन्सेंस मजबूत है। आजकल तो मैं देखता हूँ 99% जो आईएएस आईपीएस हैं वो बहुत मतलब आप कह सकते हैं समझौतावादी हो गए हैं। तुरंत मतलब सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं जरा सा राजनीतिक दबाव पर। अभी देखिए पटना में गर्म मामला जो हुआ है, एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल का कांड हुआ है। पहले दिन से आईपीएस अफसर लोगों ने एकदम मतलब लगा कि आईपीएस नहीं, लोग बचाव पक्ष के वकील हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आत्महत्या है, ये है वो है। मतलब एकदम क्या आपको लीपापोती करने के लिए तो आईपीएस नहीं बने थे। और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो सबके चेहरे पर कालिख पुत गई है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का एक तरह से पैटर्न है। और मैंने तो हर जगह लोहा लिया, लड़ाई भी लड़ी और बहुत सारा है, झगड़ा भी हुआ मेरा, बाताबाती भी हुई। मैं लखीसराय का एसपी था, एक उदाहरण मैं देता हूँ। लखीसराय का मैं एसपी था, 2000 की बात है, अब तो लगभग 25 साल बीत गए। और मैंने जाते समय वहाँ सोड़ेगढ़ा का एमएलए हुआ करता था प्रहलाद यादव, वो क्रिमिनल वाला उसका था, आपराधिक पृष्ठभूमि थी और काफ़ी बाहुबली था। और ये मैं उस समय के बता रहा हूँ जब बिहार में लालू राबड़ी राज था। मतलब एक तरह से यादवों पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। और वो भी जब राष्ट्रीय जनता दल का एमएलए हो और प्रहलाद यादव जैसा बाहुबली, तो लोग उसे डरते थे। तो मैं लखीसराय एसपी बना था, 2000 में बना था, सितंबर महीने में बना था। और मैंने जाते ही के साथ प्रहलाद यादव के सारे हथियार मतलब मैंने सीज करवा दिए थे और थाना में रखवा दिए थे। तो प्रहलाद यादव पहुंच गया लालू यादव के दरबार में और रोना धोना किया कि एसपी मेरे पीछे पड़ गया है। उसमें ऐसे राबड़ी देवी सीएम थी, लेकिन सुपर सीएम जो कहते हैं वो लालू यादव ही थे। लालू ही चलाते थे बिहार को, राबड़ी देवी तो ऐसे ही दस्तखत करने के लिए थी। तो फिर लालू यादव ने मुझे फ़ोन किया, मैं तब एसपी लखीसराय था, तो फ़ोन पर फिर मेरा झगड़ा हुआ।
लालू अपना स्टाइल है उसका, लालू का बोलने का। लालू ने कहा, अरे आप 4 दिन पहले एसपी बने, आप मेरे विधायक का हथियार छिनवा दिए। फिर मैंने कहा कि आपके विधायक का पूरा आपराधिक इतिहास है, आप देख लीजिए कितनी हत्या, अपहरण, रंगदारी, लेकिन उसने कि ये पकड़ लिया था कि आप 4 दिन। फिर वो बोलता है आप 4 दिन पहले गए और आप हथियार छिनवा दिए। फिर मैं यही बोलता था, हम दोस्त ने कहा कि अरे हमारे विधायक को कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मा लीजिएगा सुरक्षा का, हमने कि पूरे जिले की सुरक्षा का जिम्मा हम पर है, बस विधायक जी की सुरक्षा का जिम्मा है। तो उसने फ़ोन रख दिया। फिर बाकी लोगों से बोला, जो मुझे बाद में मालूम हुआ कि बड़ा टेढ़िया एसपी है, इसको हम किशनगंज भेज रहे हैं। उस समय मोहम्मद तस्लीमुद्दीन किशनगंज का नेता था, लालू सरकार में भवन निर्माण मंत्री था और लालू से उसका झगड़ा चल रहा था। तो लालू को लगा कि एक टेढ़िया एसपी है तो इसको किशनगंज भेज देते हैं, ये तस्लीमुद्दीन से लड़ता रहेगा। और सच में मेरा तुरंत कुछ दिन बाद किशनगंज ट्रांसफ़र हो गया मेरा। फिर वहाँ तस्लीमुद्दीन से झगड़ा हुआ, फिर वो एक अलग कहानी है। वो सब कहानियाँ मैं सुनाने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ठीक है, हर जगह मैं लड़ता रहा हूँ। लेकिन सर, लोग जानना चाहते हो 90 का दौर, आज भी चर्चा लोग करते हैं, अपहरण की घटना लगातार, किडनैपिंग हुआ, जी बिल्कुल बिल्कुल किया जाता बिल्कुल। था। तो 90 के दौर के कुछ और किस्से जो आप बताएं, वो लालू राज जो अगले पिछड़े की लड़ाई थी, तमाम हत्याएं होती थी उस दौर में, उस दौर की आप एसपी हुआ करते थे, तो उस दौर में क्या क्या और होता था जो आज के लोग जानना चाहते हैं आपसे? नहीं ठीक है, उस दौर में मैं देखिए बाढ़ का एएसपी था, असिस्टेंट एसपी था। बाढ़ ऐसे पटना का सब डिवीज़न है, अभी भी सब डिवीज़न ही, अनुमंडल है, जिला नहीं है। लेकिन बाढ़ बहुत मतलब आप कह सकते हैं एक लंबा चौड़ा सब डिवीज़न है, एक उसको आप जिला के बराबर ही मान लीजिए। और वहाँ हर किस्म के मतलब अपराध रहते हैं। मतलब मैं सुनाऊंगा तो लगेगा दर्शकों को कि मैं फिल्मी कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन फिल्मी कहानी सब नहीं थी। उस समय एकदम लगता था कि हम लोग सच में, वैसे ही तो फिल्मों में भी चीज़ें नहीं दिखाते हैं। मोकामा में बड़े बड़े अपराधी थे, ये सूरज भान सब था। फिर वहाँ पर जो पटना में लोग किडनैपिंग करते थे तो उसको ले जाके दियारा में रखते थे अपराधी लोग। दियारा कहते हैं, बिहार के दर्शकों को पता होगा, जिसको रिवर आइलैंड कह सकते हैं आप। नदी में जो टापू होता है उसको दियारा कहते हैं। गंगा नदी में बड़े बड़े दियारे हैं और वो अपराधियों के छिपने का अड्डा होता है। मान लीजिए पटना में किसी बड़े डॉक्टर का किडनैपिंग हो गया तो उसको अपराधी लोग जाते थे दियारा में, किसी झोपड़ी में रख देते थे डॉक्टर साहब को और उसकी फिरौती मांगते रहते थे। मैंने बहुत सारी छापेमारियाँ उसमें दियारा में की थी। हम लोग नाव में जाते थे, नाव में पुलिस जाती थी। अब लगता है कि वो कितना खतरनाक था, क्योंकि आप नाव में जा रहे हैं तो दियारा के अपराधी आपको दूर से ही देख सकते हैं और वो आप पर गोलियाँ भी चला सकते हैं और आप नाव से उतना उन पर जवाबी हमला भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बहुत हमने देखा है, बहुत सारी फिल्मी चीज़ें हुई हैं। ये जो सूरज भान अब तो बड़ा नेता बन गया है और क्या क्या है। सूरज भान के समय में मुठभेड़ हुई थी हमारी पुलिस के साथ, उसमें सूरज भान की टांग में गोली लगी थी। अभी भी वो ठीक से नहीं चल सकता है, उसके बाद ही उसका नाम लंगड़ा त्यागी पड़ गया था। और उसमें हमारा एक दरोगा को भी गोली लगी थी, मुरली मनोहर मांझी उसका नाम था। और बिल्कुल रात में मुझे फ़ोन आया कि दरोगा को गोली लग गई है। मैं पहुंचा, अभी भी याद है। नाजरत हॉस्पिटल है मोकामा में, बड़ा हॉस्पिटल है मिशनरीज़ का, उसको ईसाई मिशनरी चलाते हैं। उसमें मुरली मनोहर मांझी भर्ती था। उन लोगों ने कहा कि सर यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, इनको पीएमसीएच ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि पीएमसीएच जाते जाते 3 घंटे में तो ये रास्ते में बचेगा ही नहीं। सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। तब मैंने भीड़ में कहा, ये देखिए कैसा कैसा काम होता है। भीड़ में मैंने कहा कि देखिए दरोगा आप लोग के लिए गोली खा गया है, आप यहाँ शांति रखने के लिए आप लोग इसको ब्लड देना शुरू कीजिए। और मेरा काफ़ी गुडविल था पब्लिक में, मैं लोगों से अच्छे से मिलता था। तो लोग लाइन में लग गए कि हमारा ब्लड ग्रुप मैच करो, हमारा ब्लड ग्रुप मैच करो। रात भर सर्जरी हुई मुरली मनोहर मांझी की, गोलियां निकाली गई, उसका लंग समझिए पूरा छलनी हो गया था। लेकिन यंग लड़का था, 94 बैच का था, वो बच गया। अब तो कहीं पर वो ही है, डीएसपी वगैरह है। ये बात मैं आपको 97 की बात बता रहा हूँ। तो बहुत सारी मैंने फिल्मी वाली देखी। बहुत कठिन दौर था, अभी भी दौर बहुत कठिन है। अभी भी उससे बदतर ही हालत मैं तो मानूंगा बिहार की हालत उससे बदतर ही है। उसमें मीडिया ज़्यादा एक्सपोज करता था, आजकल थोड़ा मीडिया फ्रेंडली है सत्ता से। सर आपको भी कभी डर लगा जब मुठभेड़ होता था, उस समय डर लगा, मन में आता था कि हम भी पीछे हट जाएं? नहीं, पीछे हटने का तो नहीं। फिर आपने कहानी सुनाई, मेरे पास बहुत सारी कहानियां सुनाने की, इतना लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा कि फिर सुबह से शाम होगी। बहुत सारी। एक हमारा ये हुआ था, मुठभेड़ हुई थी अपराधियों के साथ, अभी भी मुझे याद है। बिहारी बीघा गांव है पटना में ही, पंडारक थाना में बिहारी बीघा गांव। वहाँ हम लोगों ने एक गैंग को घेरा था। उस गैंग ने वापस में गोली चलानी शुरू कर दी। एसएलआर की गोली चलाई, सेल्फ लोडिंग राइफल जिसको कहते हैं। उसमें हमारा एक दरोगा जो बिल्कुल मेरे बगल में था, वो शहीद हो गया था।
उसका नाम सम पांडे था, शायद राम सकल पांडे था, बुजुर्ग दरोगा था और मुझे मुझे बहुत मानता था। मैं उसमें नौकरी में नया नया आया था तो लड़का फड़का टाइप का था। कभी बीमार भी मैं होता था तो आके मेरे घर पर बैठा रहता था, मुझे दवा खिलाने के लिए ये मैं अकेला रहता था। और वो उसमें शहीद हो गया, मैंने मतलब आंखों से उसको शहीद होते देखा, हम लोग नहीं बचा सके। फिर बाद में वो अपराधी लोग भी मारे गए। लेकिन ये सब था जो बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो अंधेरे में, अभी भी मुझे याद है, अंधेरे में बिहारी बिघा में कोई बिजली नहीं, बरसात का समय था, मुझे लगता है अगस्त सितंबर का महीना होगा, पूरा वो पानी से डूबा हुआ वो इलाका, और बस उसमें एसएलआर की आवाज़ सुनाई देती थी। और एसएलआर की आवाज़ इतनी जोर की आवाज़ होती है कि आपको लगेगा कि मतलब दिल दहल जाता है, जैसे कि यदि आपके आसपास में एसएलआर चलाया जाए तो आपका दिल दहल जाएगा, एकदम धड़कन आपकी छाती की तेज़ हो जाएगी। तो वो सब बहुत कठिन दौर हमने देखे हैं, और कई बार ऐसा हुआ है, आप कह सकते हैं कि मौत के मुंह से मैं निकल के आया हूँ। फिर मैंने कहा ना कि कहानी सुन, मैंने कश्मीर में इलेक्शन करवाया है, कहाँ की कहानी मैं सुनाऊँ, आपने ऐसी बात छेड़ दी है। मैंने अमरनाथ यात्रा में मैंने ड्यूटी की है, वहाँ मैं मतलब मरते मरते बचा। वहाँ बर्फीला तूफान में हम लोग फंस गए थे कश्मीर में, और फिर 2-3 दिन तक बिना खाए पिए हम लोग तंबू में रह गए, और फिर बिल्कुल गिरते पड़ते लौटे अमरनाथ यात्रा से। और समझिए, अब लगता है ये सब फिल्मी कहानी लगेगी, हम लोग लाशों को फांदते हुए लौटे हैं, कहीं पर घोड़े की लाश, कहीं आदमी की लाश, फिर घोड़े की लाश, फिर आदमी की लाश। तो ये सब बहुत चीज़ें हमने देखी है। डर नहीं लगता था उस समय आपको? अब ऐसा नहीं, शायद एक तो कुछ साइकोलॉजी शायद हो गई थी कि कुछ मतलब एक साइकोलॉजी भी हो जाती है, थोड़ा ट्रेनिंग में आपको थोड़ा ये बना दिया जाता है कि आप उन सब से नहीं उतना घबराए। लेकिन अमरनाथ यात्रा में मैं दर्शकों को बता दूं, अमरनाथ यात्रा कश्मीर घाटी में होती है, दर्शक जानते होंगे, वहाँ बर्फ की शिवलिंग बन जाती है गुफा में। हर साल अमरनाथ यात्रा होती है, अगस्त के महीने में होती है। और कश्मीर घाटी में चूँकि आतंकवाद बहुत है, ये मैं 1996 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आतंकी हमले का खतरा रहता है। जैसे पिछले ही साल आप याद होगा पहलगाम में, मैं पहलगाम में ही गया था, वहीं से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा का जो बेस कैंप है ना, उसको ये कहते हैं चंदन बाड़ी कहते हैं, जहाँ मतलब आप जाइएगा तो उस समय हज़ारों तंबू लगे रहेंगे। बेस कैंप वहीं से शुरू होता है अमरनाथ यात्रा। और पहलगाम बहुत खूबसूरत शहर है कश्मीर का, अभी जिसमें पिछले साल आतंकी हमला हुआ था। और वहाँ बॉबी कॉटेज है, एक छोटा सा कॉटेज है जिसमें उस फिल्म बॉबी फिल्म की शूटिंग हुई थी। वो जो गाना है, अगर आपको संगीत में रुचि होगी या दर्शकों को, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया का जो गाना है, उसी में शूट किया गया था। राज कपूर पूरा यूनिट को लेके वहाँ आए थे, तो वो पहलगाम में भी हम लोग रहे थे। और फिर हम लोग गए थे तो वहाँ पर तूफान आ गया था और आगे जाने का रास्ता भी बंद हो गया था, पीछे लौटने का भी रास्ता बंद हो गया था। हम लोग बीएसएफ के तंबू में 1-2 रोज़ बिल्कुल भूखे प्यासे रह गए थे। मैंने कहा ना, कई बार मैं ज़िंदगी में मौत के मुंह से निकल के लौटा हूँ। सर, ईमानदारी की कीमत सच में चुकानी पड़ती है? मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ, मुझे समय से पहले रिटायर किया गया है। यही ईमानदारी की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, बस पुलिस विभाग में नहीं, हर जगह पर, पूरी दुनिया में ही। पूरी दुनिया बेईमानों की दुनिया है, लोगों को झूठ बोलने की आदत है, झूठ सुनने की आदत है। उसमें एक आदमी कोई सच बोलने लगता है तो फिर उसके बहुत दुश्मन पैदा हो जाता है। सर, आप पे भी लोग आरोप लगाते हैं महिला उत्पीड़न के, वो क्या हो? बहुत सारे मामलों में मुझे फंसाने की कोशिश की, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ना, फिर लंबी कहानी हो जाएगी। जब पलटू राम सीएम बने तो मुझे फंसाने की कोशिश की गई, कोई मामला नहीं मिला तो एक लड़की को खड़ा किया गया, उस लड़की ने मुझ पर उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाया, और उस मामले में समझिए 10 साल तक मुझे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 10 साल तक मेरा प्रमोशन रोक के रखा गया, क्योंकि सरकार में ऐसा होता है कि जब आप पर कोई इंक्वायरी चल रही होती है, प्रोसीडिंग्स जिसको कहते हैं, तो आपको प्रमोशन रोक दिया जाता है। 10 साल तक मेरा प्रमोशन रुका रहा, और अंत में 2016 में सुप्रीम कोर्ट से मतलब मुझे क्लीन चिट मिली, सारे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ। मैं सीधे एसपी से सीधे मैं आईजी के लेवल पर मुझे प्रमोट किया गया, मतलब आप उसको डबल प्रमोशन कहते हैं। डीआईजी का वेतनमान में मैं कभी नहीं रहा, मैं सीधे एसपी के पे स्केल से आईजी के पे स्केल में आया। लेकिन देखिए, सिस्टम तो बहुत गंदा है, इसमें तो इनकार नहीं किया सकता। और ये बात सिर्फ बिहार की मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बहुत ही भ्रष्ट सिस्टम है। आम आदमी को हर दिन देखना पड़ता है क्या हालत है। सर, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो उस समय मानसिक स्थिति को कैसे मजबूत बनाए रखे? हर एक युवा को जानने को जरूरत है, और आप भली बातें तो बता सकते हैं, आप लड़े हैं उन लोगों से, तो मानसिक स्थिति जो होता है कैसे हम लोग मजबूत बनाए रखें? अब ये तो थोड़ा रिस्की बात है, कुछ तो आपके डीएनए पर निर्भर करता है ना, कि आपका आनुवंशिक रचना क्या है, आपका डीएनए क्या है। कुछ आप
परवरिश के पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए, मैं अपने कहता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता, आप सबसे टकराते रहते हैं। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, जी। उसके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अभी इसको सिल्वर बटन मिला है, उस पर डेली मैं वीडियो बनाता हूँ जी। और डेली प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को उसमें नियमित रूप से गाली देता हूँ। आज भी वीडियो बना के आया हूँ तो सीएम पर हमले करके आया हूँ। तो लोग हमसे पूछते हैं, तो देखिए, एक तो ये बात है कि जब आप बहुत अपना लंबा चौड़ा फैला के रखिएगा लाइफ, तब आप ज़्यादा डरने लगते हैं। मैं सिंपल आदमी हूँ, है ना, मैंने शादी भी नहीं की है, अकेले रहता हूँ मैं 2 कमरों के फ्लैट में, है ना, और मेरे हैबिट्स बहुत सिंपल है, इसलिए मैं मजाक में कहता हूँ कि क्या होगा, यहाँ घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किसी झूठे मामले में फंसा कर लोग जेल भेज देंगे, तो घर में भी मैं दाल रोटी खाता हूँ, जेल में भी दाल रोटी खाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि आपको हत्या से नहीं डर लगता, तो मैं मजाक में कहता हूँ कि हत्या हो जाएगी तो मेरा भूत पीछा करेगा मेरा भूत सीएम हाउस में कटहल के पेड़ पर दिखाई देगा। तो वैसा जब आप एक बार सर पर कफन बांध लेते हैं ना, तो फिर डरना बंद हो जाता है। डराया भी उसी को जाता है जिसके बारे में लोग जानते हैं कि ये डरने वाला आदमी है, उसी को डराया जाता है ना। जिसके बारे में लोग समझ जाते हैं कि ये डरने वाला आदमी नहीं है, ये सर पर कफन बांध चुका है, तो फिर आपको कोई नहीं डराते है ना। मैंने इतना हंगामा किया, देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री को हटना पड़ा, मेवालाल चौधरी को, एक अलग कहानी है। नवंबर 2020 में मेवालाल चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री बने थे और बहुत घोटालेबाज आदमी था, लेकिन पलटू राम ने बना दिया शिक्षा मंत्री। उसके बाद मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा कि इन्होंने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जला के मार डाला है। उसके बाद मेवालाल चौधरी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजा 50 करोड़ रुपए का 50 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा कि आप पर मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। फिर मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा कि देर नहीं कीजिए, आज ही कर दीजिए, और मैंने उसमें सारे सबूत गिनाए। और फिर तब तक उसको शिक्षा मंत्री बनाया जा चुका था, उसका मतलब विभागों का बंटवारा हो गया था। लेकिन 1:30 बजे उसने शिक्षा मंत्री का लिया था प्रभार जाकर, और 3:30 बजे उसको इस्तीफा देना पड़ा। 2 घंटे तक शिक्षा मंत्री रहा। तो वो भी होता है। अभी तेज प्रताप ने तेज प्रताप यादव पहुंच गया सचिवालय थाना, है ना। अब उसका भी मैं किस्सा सुनाता हूँ। मुझसे लोगों ने पूछा कि किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा कि भाई तेज प्रताप का बंगला खाली कराया जा रहा है तो वो कहाँ रहेंगे। तो मैंने मजाकिया लहजे में कह दिया कि उसने 2 शादियां की है, 2 ससुराल है, उसको क्या टेंशन है, 2 जगह वो घर जमाई बन सकता है। अब तेज प्रताप को इस पर आग लग गई, तो पहुंच गया सचिवालय थाना, लंबा चौड़ा लिख के। तो आदमी तो मंदबुद्धि है ना तेज प्रताप, उसने लिख दिया कि अमिताभ दास की वजह से मुझे 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है 60 करोड़ का। खैर, तो ये सब होता रहता है। लोग देखिए कोशिश करते हैं अपने इससे, लेकिन क्या होगा, जब आप सर पर कफन बांध लेते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकता है कोई। सर, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 2-4 बातें जो प्रमुख है वो ध्यान में रखते हुए तैयारी करें तो क्लिक कर लें। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को बताना चाहते हैं, लोग जानना भी चाहते हैं आपसे? पहली बात तो देखिए, बहुत थॉरो पढ़ना पड़ता है यूपीएससी। तो मैंने कहा ही कि दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में एक है। बस ये नहीं कि बिहार और यूपी की बात है, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में है, और बहुत थोड़ा पढ़ना पड़ता है। और उस हिसाब से अभी के बच्चे ज़्यादा अच्छे पोजीशन में हैं। मैं जब 30 साल की पहले तैयारी करता था, उस समय तो ना इंटरनेट था, ना चैट जीपीटी था, ना यूट्यूब था। अभी तो देखिए चैट जीपीटी आ गया है, यूट्यूब है। आप छोटे से छोटे गांव में यदि आपके पास मोबाइल है तो आप, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आप किसी भी चीज़ पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। हमारे समय तो ये हालत थी, 30 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कि दरभंगा में कोई अच्छी किताब की दुकान नहीं थी। कोई अच्छी किताब खरीदनी पड़ती थी तो मैं बस में बैठ के आता था पटना, फिर पटना में अशोक राजपथ में जाता था, नॉवेल्टी एक बहुत बड़ी दुकान होती थी, उन सब दुकानों से मैं किताब खरीदता था। फिर शाम में बस से लौटता था। एक एक किताब के लिए मुझे पटना से दरभंगा आना पड़ता था। अब तो पूरी दुनिया बदल गई। अभी के बच्चे उस जमाने की कल्पना नहीं कर सकते। अब तो आप गूगल से पूछिए, हर चीज़ का जवाब है। चैट जीपीटी हर चीज़ का जवाब देगा। आजकल के तो बच्चे चैट जीपीटी से होमवर्क करते हैं। तो बहुत दुनिया बदल गई है। लेकिन एक बात बस यूपीएससी वालों, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कहूँगा, मतलब बड़े भाई के तौर पर, कि यूपीएससी बहुत कठिन परीक्षा है, इसलिए दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा एक प्लान बी तैयार रखिए। मतलब अगर किसी वजह से यूपीएससी में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एक प्लान बी रहना चाहिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा मैंने फ्रस्ट्रेशन भी लोगों में देखा है कि वो 3 बार 4 बार पूरी ताकत लगा के यूपीएससी में कभी 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, और तब वो बिल्कुल सड़क पर आ जाते हैं। तो एक बहुत फ्रस्ट्रेशन, तो हमेशा एक रहना चाहिए प्लान बी। मान लीजिए आपने बैंक की नौकरी कर ली, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, ठीक है, मान लीजिए नहीं होगा किसी वजह से, क्योंकि गारंटी दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, तो ठीक है, आपके बैंक की नौकरी है, आपकी दाल रोटी तो चलेगी।
सर जी। कितने घंटे पढ़ने जरूरी होते हैं यूपीएससी के लिए जो अब तैयारी? ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मिनिमम इतने घंटे, हाँ क्योंकि बहुत कठिन परीक्षा है तो आप 8-10 घंटे से कम क्या पढ़िएगा। जी। सर वर्दी के पीछे इंसान को कैसे जिंदा रखते हैं, वर्दी के पीछे? क्योंकि वर्दी वाले को देखते हुए भी लोग डर भी जाते हैं। डरने वाला काम ही ज्यादा वर्दी वाले करते हैं ना। डरना तो कोई ये नहीं है, लेकिन ठीक है हिंदुस्तान में वर्दी वालों से लोग डरते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी हालत नहीं है। मैं इंग्लैंड भी गया था एक ट्रेनिंग के लिए, भारत सरकार ने मुझे भेजा था। मैंने वहाँ देखा, स्कॉटलैंड यार्ड को देखा, लंदन की पुलिस को या बाकी पुलिस को, वहाँ तो पुलिस वाले हथियार भी नहीं रखते। एक अजीब बात लगेगी, लेकिन वहाँ बस कमांडो लोग हथियार रखते हैं, लेकिन आम जो पुलिस रहता है वो तो हथियार भी नहीं रखती है, ब्रिटेन की पुलिस। और वो लोग सबसे मतलब सर करके बात करते हैं, इतना ज़्यादा पोलाइट। और वहाँ लोग सच में पुलिस को, किसी भी क्राइसिस में लोग पुलिस के पास पहुँच जाते हैं और पुलिस वाकई मदद करती है। इंडिया में चूँकि एक तो भारत इतना दिन गुलाम रहा, तो अभी भी पुलिस अंग्रेज़ों के ज़माने की ही पुलिस है। पुलिस वाले भी गाली गलौज में ही बात करते हैं। कोई आम आदमी, देखिए कोई शरीफ आदमी थाना नहीं जाना चाहता है, जब तक एकदम मजबूरी। थाना जाता है तो झक मार के जाता है, क्योंकि इतना र्यूड बिहेवियर रहता है। मतलब थाने वालों का, एक एवरेज थाने वाले का, उसमें एक्सेप्शन है लेकिन एवरेज का इतना र्यूड बिहेवियर रहता है कि कोई नहीं जाता है, चाहता है कि वहाँ जाके मतलब वो ह्यूमिलिएशन फील करे। जी सर जो थाने में एफआईआर लेके जाते हैं तो क्या नियम है, मतलब वो बहुत लोग का एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता है, लोग डरते हैं, तो उन लोग के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्या मैसेज जो लोग देखे तो जाने? देखिए नियम तो ये है कि कोई भी एफआईआर देखिए उसी में होता है जब संज्ञेय अपराध हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहते हैं। तो मोटा तो नियम ये है कि हर संज्ञेय अपराध पर थाने वाले को एफआईआर दर्ज करना ही पड़ता है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको हिंदी में प्राथमिकी कहते हैं। लेकिन फिर वही भ्रष्टाचार की बात है। इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ पर पुलिस वाले जब तक आप उनको घूस नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, एफआईआर नहीं लेंगे। और एक पुलिस वालों का ये बहाना है खास के कि ये हमारे इलाके का नहीं है। मान लीजिए आप एक पटना का उदाहरण दो, नहीं ये तो गर्दनीबाग थाना का इलाका है, आप पीर बहोर में चले आए, वो भेज देगा उसको। वो बोलेगा कि नहीं ये तो कदम कुआं का है, आप इसमें यहाँ पहुँच गए हैं बाईपास थाने में। जबकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट फैसला, आज नहीं बहुत पुराना है, कि कोई भी एफआईआर आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। यदि आपके इलाके का वो एफआईआर नहीं है तो आप 0 नंबर का एफआईआर कीजिए, है ना, और तब संबंधित थाने में उसको भेजिए, है ना। ये नियम है कि ठीक है, मान लीजिए हर आदमी को पता है कि क्या थाने की सीमा रेखा है। आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा था उसको क्या पता है, पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ से एसकीपुरी थाना खत्म होता है, कहाँ से पाटलिपुत्र थाना शुरू होता है। हर आदमी तो ये नहीं जानता है। तो उसमें ये नियम है सुप्रीम कोर्ट का कि ठीक है आपके इलाके का नहीं है, कोई बात नहीं, आप 0 नंबर का एफआईआर कीजिए, उस आदमी का एफआईआर दर्ज कर लीजिए, संबंधित थाना में भेज दीजिए, वहाँ उसका नंबर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एक तो आम लोगों को ये सब मालूम नहीं है, दूसरी बात कि थाना वाले तो खैर ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन चूंकि उनको पैसा नहीं मिलता है तो बात बनाते हैं कोई आधार है। आजकल तो ऑनलाइन एफआईआर की बात होती है। ये सब देखिए बहुत मतलब आम आदमी की दृष्टि से आप देखिए तो उनको इस सिस्टम में न्याय पाना बहुत मतलब मुश्किल का काम है। जी सर तनाव और दबाव से आप कैसे बाहर निकलते हैं? कैसे बाहर, लिट्टी खा के। लिट्टी से याद है कि मैंने किताब भी लिखी है। अच्छा आपने याद दिलाया। देखिए मैंने एक किताब भी लिखी है, littychokha.com। ये किताब अमेजन पर उपलब्ध है और बहुत अच्छी किताब, इसलिए नहीं कि मैंने लिख दी है, मैंने उसमें मेहनत करके लिखी है। और वो खेल खेल में किताब लिखी गई, जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था उस समय वो किताब लिखी गई। एक दिन मुझे लेटे अचानक दिमाग में आया कि बिहार के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं। जैसे एक मैं बात कहता हूँ कि जैसे गांधी जी जो लाठी रखते थे ना, वो बिहार की लाठी थी। उसका बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। 1934 में भूकंप आया था, गांधी जी मुंगेर गए थे, वहाँ घोरघट गांव गए थे, गांव के लोगों ने उनको लाठी दी थी और उसी लाठी को वो आखिर तक लेकर चलते रहे। अब ये बात मैंने देखा है ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। तो मुझे लगा कि मैं बचपन से स्केच भी करता हूँ, मेरी हॉबी है, तो मुझे लगा कि एक फेसबुक पर एक सीरीज़ बनाना चाहिए जिसमें मैं हर दिन कुछ बिहार के बारे में रोचक बात कहूँ। और मैंने उस सीरीज़ का नाम रखा littychokha.com, क्योंकि लिट्टी चोखा बिहार का सबसे मतलब मशहूर व्यंजन है। और .com मैंने जोड़ दिया जिससे जो नए ज़माने के लोग हैं, जेनजी के लोग, उनको भी थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैंने उस सीरीज़ का नाम रखा littychokha.com और डेली मैं एक तस्वीर बना के जानकारियाँ लिख के उसको फेसबुक पर डालता था। और फेसबुक पर मेरे 5000 मित्र हैं और बड़े बड़े IAS IPS पत्रकार MP ओवैसी भी मेरे मित्र बहुत सारे लोग मित्र हैं, कुछ सांसद भी मित्र हैं
अच्छे मित्र हैं। एक टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं जवाहर सरकार, वो तो बहुत मुझे मानते हैं। तो उन लोगों ने बहुत उसको अप्रिसिएट कहा कि ये तो हमको नहीं मालूम था, ये तो हमें नहीं मालूम था। तो मुझे लगा कि अब इसको एक किताब के रूप में छपाना चाहिए, तो मैंने उसको बुक के रूप में छपाया। वो किताब आपको खुदाबख्श लाइब्रेरी में भी मिलेगी। अब तो उस किताब से बीपीएससी में सवाल किए जाने लगे हैं। इस बार के भी जो बीपीएससी में कई सवाल जो थे, लोगों ने हमको बताया कि उससे उनके पकड़ा गए थे सवाल। तो littichokha.com आप मंगा सकते हैं। वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, लेकिन अमेजन पर वो अवेलेबल है जी। सर, यदि देश की युवा आपकी बात जो मानना चाहे तो कौन सी वो बात होगी जो आप मैसेज देना चाहती है युवाओं के लिए कि वो सब युवा माने आपकी बात, क्योंकि आपकी लोकप्रियता काफ़ी है, आपके चैनल पे भी लोग देखते हैं, व्यूअर ज़्यादा हैं, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो कौन सी बात आप वो युवाओं से करना चाहते हैं? मैं तो कुछ कड़वी बातें बोलूँगा एकदम बोलिए सर, एकदम फिर आपके चैनल पर स्ट्राइक करने कोई लगेगा। दिक्कत नहीं है सर, वो बात होनी चाहिए, बोलिए। होनी चाहिए। ईश्वर में विश्वास नहीं कीजिए, है ना। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, एक ही पूजा मैं करता हूँ, वो है पेट पूजा। इसके अलावा मैं कोई पूजा नहीं करता। और इसको ये तो खैर मैंने ये कहा, लेकिन ईश्वर में विश्वास करना मैं नहीं चाहता। धर्म से मुझे एलर्जी है। कोई भी जो धर्म होता है ना, वो 2-3 बातें करता है। एक तो आपको नफरती बना देता है। यदि आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान से नफरत करने लगते हैं, मुसलमान हैं तो आप हिंदुओं से नफरत करने लगते हैं। दूसरा जो धर्म होता है वो आपने सोचने समझने की जो है ना क्षमता को नष्ट कर देता है। आप बहुत उल्टी सीधी बातें पर, बहुत अंधविश्वासों पर मतलब विश्वास करने लगते हैं, बहुत सारे अतार्किक हो जाते हैं आप। इसलिए आपने कहा कि एक युवा कोई संदेश दें, तो एक तो ये संदेश है। दूसरा संदेश है, सबको तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी तरह विवाहित रही तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चा किसी को नहीं होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी समस्या या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मैं जनसंख्या विस्फोट मानता हूँ। मैं जब एसपी जिलों में हुआ करता था, सिपाहियों के बीच जाता था, पुलिस लाइंस में कुछ मुझे बोलना रहता था, तो मैं सिपाहियों से यही कहता था कि भाई 2 चीज़ें मेरे मान लो, एक नशाबंदी और एक नसबंदी। नशाबंदी मतलब दारू से परहेज करो, अब तो बिहार में सरकारी तौर पर है लागू। और ये कि मतलब परिवार एक से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए किसी भी आदमी को। इस बात को मैं बहुत गंभीरता से मानता हूँ। मेरा स्लोगन है, एक संतान नेक संतान, एक औलाद नेक औलाद। यदि बिहार के संदर्भ में आप कहो, आप बिहारियों को देखिएगा, एकदम एक बेटा के अंसर में 13 बेटियां नहीं हुई तो फिर बिहारी किस बात का हुआ, है ना। और इसलिए बिहार का देखिए कैसा कचरा हो गया है, देखिए। तो ये 2 बातें मैं हर को कहता हूँ, ईश्वर में विश्वास नहीं करना और परिवार छोटा रखना जी। सर, हैदराबाद में जहाँ आप लोग की ट्रेनिंग होती है, जी। सुनने में आया है कि वहाँ जोड़ियाँ भी बनती है। जोड़ियाँ लोग कहते ऊपर वाला बनाता है, और ऊपर वाले में विश्वास नहीं हो तो जोड़ियाँ नहीं बनती। सर, नीचे में जहाँ ट्रेनिंग होती है तो एक दूसरे की जोड़ियाँ वहाँ नहीं बनती है, क्यों नहीं बनेगी। हाँ, बिल्कुल 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 बनती है। मसूरी में भी बनती है। मसूरी में देखिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है और हैदराबाद में सरदार पटेल एकेडमी है। तो मसूरी जो बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, वहाँ पर आईएएस आईपीएस सभी लोगों का शुरुआती ट्रेनिंग होती है, जिसको फाउंडेशनल कोर्स कहते हैं। 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग रहती है। और उसके बाद आईएएस लोगों की बेसिक ट्रेनिंग ये मसूरी में होती है, और आईपीएस लोगों की हैदराबाद में होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में। तो जोड़ियाँ बनती है। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने शादी की, और ठीक है, इसमें कोई बुरा नहीं है। नाम आप बताना चाहेंगे जो वहाँ मतलब? हाँ, मेरे सामने जोड़ी बनी, मेरी बैचमेट है अनुपमा नीलेकर, आईपीएस है, और उसका हस्बैंड आतिश चंद्रा, वो आईएएस है। दोनों मेरे बैचमेट्स हैं, बिहार कैडर के ही हैं, अभी दोनों दिल्ली में हैं, सेंट्रल डिप्टेशन पर हैं। तो उनको मैंने देखा मसूरी में, उनकी मोहब्बत भी देखी, फिर उनकी शादी भी होते देखी, फिर उनके बच्चों से भी मिला। सर, मोहब्बत की बात चली है तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको भी किसी से कभी मोहब्बत हुआ? नहीं, मोहब्बत ऐसे नहीं हो सकी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मोहब्बत के साथ। ऐसे मोहब्बत का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, है ना, मोहब्बत को मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि जब मोहब्बत करने की उम्र और पढ़ाई करने की उम्र एक ही होती है। मतलब जब आप हाई स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जब मोहब्बत करने की उम्र होती है, उसी से पढ़ाई करने की उम्र होती है। और उस समय आदमी करियर के इतना टेंशन में रहता है कि फिर मतलब आदमी लड़कियों से नज़र मिलाए कि किताबों से नज़र मिलाए, एक दुविधा होती है। और फिर मैं बात करता हूँ थोड़ा 30 साल पहले की बात। अब तो बिहार भी बहुत खुल गया है, बिहार की सोसाइटी भी ओपननेस है, जो अच्छी बात है। मैं लड़के लड़कियों को मिलते देखता हूँ, साथ घूमते देखता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन हमारे समय जब 30 साल पहले की बात में 83-84 की बात करूँ, जब मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में था, तो उस समय तो लड़के लड़कियों का बिल्कुल आपस में बोलचाल भी वर्जित था। इसको महापाप के रूप में देखा जाता था।
मैं दरभंगा में पढ़ता था एमएल एकेडमी में, तो छुट्टी होती थी तो 2 घंटियाँ बजती थी, 1 घंटी बजती थी टन, तो सिर्फ लड़कियां निकलती थी, है ना। और जब सारा स्कूल लड़कियों से खाली हो जाता था तब 5-10 मिनट बाद दूसरी घंटी बजती थी तो बहुत एक ये रहता था। बिहार ऐसे भी थोड़ा पिछड़ा समाज है, रूढ़िवादी समाज है, कंजर्वेटिव समाज, तो लड़के लड़कियों के मेल जोल पर लोग मतलब अच्छा लोग नहीं मानते थे। तो ये भी एक वजह थी, जब आपका इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो फिर मोहब्बत क्या होगी। सर शादी नहीं करने के पीछे क्या कारण था, और इसके भी पीछे तो कुछ लॉजिक होगा? लॉजिक सिंपल है, गृहस्थी का जंजाल, है ना। गृहस्थी एक बहुत बड़ा जंजाल होती है ना। शादी के बारे में कहते हैं ना कि 4 दिन का मेला है फिर तो झमेला है ना। तो 4 दिन तक तो अपना हनीमून मनाइए, घूमिए फिरिए, है ना। लेकिन उसके बाद जब नून तेल लकड़ी का चक्कर आता है तो मैंने देखा है बहुत लोगों को की शादियां टूटते देखा है, बहुत लोगों की शादियां मैं देखा हूँ कि कचरा भी हुआ शादी का, है ना। कुछ लोगों का तो सीरियस कचरा हो गया। अभी अतुल सुभाष का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कुछ महीने पहले, है ना। बंगलोर के एक लड़का, बिहार का ही रहने वाला था, समस्तीपुर का था, बेंगलोर में वो इंजीनियर था, उसने वीडियो बना के सुसाइड कर लिया। आपको भी याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा। और उसने कहा कि यदि मुझे न्याय मिले तो मेरी जो अस्थियां हैं वो गंगा में प्रवाहित करना, न्याय नहीं मिले तो जो अदालत के बगल में नाला है उस पर प्रवाहित कर देना। उसकी वाइफ ने उस पर इतने झूठे मुकदमे कर दिए, है ना, दौड़ दौड़ के उसका ये हो गया। तो देखिए शादी जो होता है ना, एक तो खास के हमारे देश में जहाँ अरेंज्ड मैरिज ज़्यादा होता है तो वो एक बहुत बड़ा जुआ होता है। और यदि आपको गलत पार्टनर मिल गया तो आपकी खटिया खड़ी हो जाती है। एक जगह मैंने जोक में पढ़ा था कि एक चिड़ी थी एक चिड़ा था, दोनों ने शादी कर ली, दोनों चिड़चिड़ा हो गए। सर आप तो पूरे परिवार के लोग रहते हैं, इंडिया से बाहर जी रहते हैं, और आप अकेले अकेले लेकर चल रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, सही है। भाई बहनों में मैं अकेला हिंदुस्तानी नागरिक हूँ मेरे सारे भाई बहन अमेरिकी नागरिक हो गए हैं। लेकिन खुशी की बात है कि वो अमेरिका में बहुत मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, बहुत कामयाब लोग हैं। मेरे सबसे बड़े भैया जो हैं डॉक्टर प्रभात रंजन दास, वो अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो दरभंगा में बहुत बड़ा फाउंडेशन चलाते हैं। ये दर्शक गूगल करेंगे डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन तो उनको मिलेगा। काफ़ी उनका सोशल वर्क होता है दरभंगा में, अमेरिका से ही रह के चलाते हैं वो। और मेरे जो सेकंड भैया हैं डॉक्टर हर्षवर्धन दास, वो न्यूयॉर्क सरकार में बहुत ऊंचे पद पर हैं। और न्यूयॉर्क राज्य जो अमेरिका का है सबसे धनी राज्यों में माना जाता है। उसका जो बजट होता है, बजट जो बनाया जाता है, उसकी वो टीम में शामिल रहते हैं, टीम का हिस्सा रहता है। सर आपके टाइटल में दास लगा हुआ है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एससी एसटी इसीलिए नेताओं को पैर खींचते रहते हैं, उनके गाली देते रहते हैं, इनको डर नहीं है, तो इसके पीछे क्या है, ये दास के पीछे जो? नहीं, ये तो मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सरनेम है दास, है ना। बिहार के बाहर लोग मुझे बंगाली समझते हैं, बिहार के अंदर दलित समझते हैं, जबकि ना मैं दलित हूँ ना बंगाली हूँ। बिहार के बाहर में जाता हूँ तो बहुत लोग दास से मुझे बंगाली समझ के मुझसे बंगला में बात करने लगते हैं, और बिहार के अंदर बहुत लोग दलित मुझे समझते हैं। तो मैं दलित नहीं हूँ, मैं कायस्थ हूँ, है ना। जातीय जनगणना के कोड के हिसाब से बोलूँ, कोड नंबर 22 अब तो बिहार सरकार ने सब जातियों का कोड तय कर दिया ना, जातीय जनगणना करके। तो अब तो हम लोग कोड में भी बात कर सकते हैं कि तो आप अगड़ी जाति से आता हूँ। हाँ, लेकिन इसलिए लोगों को गलतफहमी हो जाती है। एक तो दास बिहार में दलितों का भी सरनेम रहता है, और एक बात यह है कि मैं कायस्थ हूँ, अगड़ी जाति का हूँ, लेकिन अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकर से बहुत प्रभावित हूँ, अम्बेडकर की विचारधारा से, और अम्बेडकर को मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो अम्बेडकरवादी होने की वजह से मेरे विचारों में वो झलक आ जाती है, तो इसलिए भी लोग समझते हैं। सर युवाओं के लिए कुछ बुक वगैरह प्रोवाइड करेंगे अम्बेडकर, उनकी जो लिखी हुई? नहीं, अम्बेडकर की सबसे अच्छी जीवनी यदि पढ़नी है, ऐसे तो उनकी सैकड़ों जीवनी लिखी गई है, तो धनंजय कीर ने लिखी है, इंग्लिश में है। जब मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग करता था तो बहुत शानदार लाइब्रेरी थी हमारी, वहाँ हमने पढ़ा है। धनंजय कीर की जीवनी है अम्बेडकर की लिखी हुई। ऐसी किताबें सबको पढ़नी चाहिए। आजकल किताबें पढ़ने का चलन थोड़ा घट गया है युवाओं में। लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, सब करते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो कचरा होता है उसको अपने दिमाग में भर लेते हैं, और एक से एक कचरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलता है। तो किताबें सबको पढ़नी चाहिए। मेरी जो यहाँ तो बहुत छोटा फ्लैट है पटना में, मेरा ज़्यादा किताबें हैं नहीं, लेकिन दरभंगा में जो मकान है तो वहाँ मेरी हज़ारों किताबें हैं, मेरी मतलब अपनी निजी लाइब्रेरी में। तो सर खाने में क्या पसंद करते हैं आप, और कहाँ घूमना जाना चाहते हैं, आपकी क्या पसंद है, जो ऐसा जगह जहाँ? अरे खाने में तो मैं मिथिला का हूँ, तो मिथिला के तो पूरी संस्कृति के 2 ही स्तंभ हैं, भोजन और गप, है ना। मिथिला का आदमी गप मारता है, गप मारने से भूख लगती है, फिर भोजन करता है, फिर भोजन करता है, फिर गप मारता है। तो एक
है ना, अनंत प्रक्रिया है। तो खाने में तो मैं सर्वाहारी हूँ, सब कुछ खाता हूँ करेला को छोड़ के। करेला से मेरी जानी दुश्मनी है ना। तो करेला को छोड़ के मैं सब कुछ खाता हूँ, है ना। सर अब हम लोग आते हैं रैपिड फायर में। आप रैपिड फायर, अरे रे, हाँ रैपिड फायर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डर या कर्तव्य? कर्तव्य। कर्तव्य। इसमें तो मुझे जरा भी नहीं सोचना है। सर सेकंड है सत्ता या सेवा? सेवा। सत्ता में तो लोग आना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं आता सत्ता में। आपको इतने समझौते करने पड़ते हैं। अब इसी चुनाव के पहले कितने लोग मुझे फोन कर करके थक गए हाँ। कि हमसे मुलाकात कीजिए, हमारी पार्टी में आइए। हमने सबको नहीं कह दिया। सर कभी ख्याल आया कि नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम या नहीं, पार्टी वगैरह नहीं नहीं, बनाए? एकदम नहीं, एकदम। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ जी। कानून या विवेक? विवेक। विवेक। विवेक कानून से भी ऊपर होता है। गांधी जी जिंदगी भर कानून ही तोड़ा था जी। अब आते हैं सर थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स में। लालू और नीतीश, हाँ, बेटर कौन हाँ कि वर्ष कौन? दोनों है सर, आप बताइए लालू की सत्ता को लालू को मैं बेटर मानता हूँ। बिहार में ऐसे भी कहावत है कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। नीतीश वो आदमी है जिसको गांव में लोग भीतर घुनना कहते हैं ना, वो है भितरिया बदमाश जिसको कहते हैं। लालू जो ऊपर में है वो दिखाई देता है। ये मैं नहीं कह रहा कि लालू कोई बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन इन दोनों की बात है कि लालू जो है वो दिखाई देता है ना। लेकिन नीतीश जो है वो थोड़ा ये आदमी है भीतर का बदमाशा। सर नरेंद्र मोदी और अमित शाह? अरे आपने तो दोनों, ये तो आपने नागनाथ और सांपनाथ की बात कर दी। ये तो हो गया कि नागनाथ पसंद है कि सांपनाथ पसंद है। ये तो दोनों मुझे नापसंद है जी। दोनों नापसंद जी जी। अब सर इलेक्शन कमीशन की बात अभी जोरों से लोग किए थे और देख भी रहे हैं किस तरह से हुआ है। जी जी। तो 90 के दौर में एक हुए थे टीएन शेषन, अरे बिल्कुल। और ये जो अभी ज्ञानेश, अरे ये तो राजा भोज और गंगूथली वाली बात हो गई। टीएन शेषन का तो रुतबा ही अलग था। टीएन शेषन के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक आपने कहा 90 के दशक में थे, तो उसके पहले तो चुनाव आयोग को कोई जानता नहीं था। और उसके पहले तो हिंदुस्तान में चुनाव होते थे एकदम मजाक बन गए थे। खास के बिहार यूपी के चुनाव तो बिल्कुल मजाक बन गए थे। बूथ कैप्चरिंग होती थी बाकायदा। बिहार में यूपी में बूथ लूट लिया जाता था। उसमें तो ईवीएम नहीं था, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। तो एकदम कुछ गुंडे आ गया, सारे लोगों को भगा दिया उन्होंने, बैठ के सबको एक ही पार्टी को मोहर मार रहे हैं। उसको बोलचाल में हम लोग बिहार में लोग छपैया कहते थे। हम लोग बचपन में सुनते थे, अरे उस बूथ पर तो छपैया हो गया, उस बूथ पर छपैया हो गया। तो वो बूथ लूटने वाला। लेकिन टीएन शेषन जब आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तब तो उन्होंने बहुत कड़ाई की और बहुत कड़ाई सख्ती से आचार संहिता लागू किया। और चुनाव आयोग की जो एक हनक होती है वो हनक उन्होंने बनाई। और बहुत कचरा जो था भारत के लोकतंत्र में, उस कचरा को उन्होंने साफ किया। और अभी तो खैर ज्ञानेश कुमार, ये तो खैर कलंक है चुनाव आयोग के नाम पर। ये तो भाजपा का दलाल बन के काम कर रहा है। लालू यादव के साथ पंगा भी हुआ था, वो वाला किस्सा थोड़ा दर्शकों को बता दे। टीएन शेषन और लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ संशोधन वगैरह किए थे, तो लालू जी यहाँ वो तो बहुत हुआ था। उसमें एक चुनाव आयोग का एक राव थे, JS राव ऐसे करके, वो बिहार के इलेक्शन में आए थे और वो मोटरसाइकिल पर बैठ के घूमते थे। उसमें मैं देवघर का SP हुआ करता था और उसमें था। तो लालू उस पर काफ़ी खफा रहते थे राव पर, क्योंकि लालू की भी वो नहीं चल पाती थी जितना वो चलाना चाहते थे। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि इलेक्शन को बहुत उन्होंने पटरी पर लाया। अब ज्ञानेश कुमार तो फिर बेपटरी कर रहे हैं। लेकिन मैंने देश में कई राज्यों में चुनाव करवाया है। चुनाव आयोग ने मुझे ऑब्जर्वर बना के भेजा था, नागालैंड में, कर्नाटक में, गुजरात में, और हर जगह पहले की तुलना में बहुत मतलब साफ सुथरे चुनाव होने लगे थे, जिसको फिर ये बर्बाद कर रहा है ज्ञानेश कुमार। सर आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन है और नीतीश कुमार को आप पलटू राम क्यों बोलते हैं? नीतीश कुमार को तो पूरी दुनिया पलटू राम बोलती है। मैं ही बोलता हूँ। अब 100 बार पलटी भी मारिएगा तो आपको पलटू राम भी देंगे। ये तो यथा नाम तथा गुण वाली बात है ना। और आज के दौर में मेरे सबसे पसंदीदा नेता राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी। नीतीश कुमार से कभी मुलाकात हुई? हाँ, बहुत बार, अनेक बार। जब पलटू राम रेल मंत्री थे तो मैं रेल SP हुआ करता था। उसमें हाजीपुर में जो ये है GM ऑफिस है, जोनल ऑफिस है रेलवे का, काफ़ी बड़ा है हाजीपुर में। उसमें बैठ के होती थी। पलटू राम भी आते थे, मैं भी रहता था, और भी लोग रहते थे। और बहुत बार मुलाकात है मेरी जी। अनंत सिंह का नाम हम बार बार लेते हैं और अनंत सिंह भी मेरा नाम बार बार लेता है। क्या है सर आप दोनों? वो तो UPSC का चेयरमैन रहता, तो मैं कभी IPS नहीं बनता। कैसे IPS बन गया वो? अनंत सिंह को इस बात पर बहुत एतराज है कि मैं IPS कैसे बन गया।
क्योंकि अनंत से यदि यूपीएससी का चेयरमैन रहता तो मुझे आईपीएस नहीं बनने देता। क्या पंगा है सर, या क्या नहीं, रिश्ता पंगा है आप दोनों नहीं, में? देखिए पंगा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मेरा व्यक्तिगत झगड़ा उससे है, खेती बाड़ी का झगड़ा, ऐसा नहीं कि मेरे खेत से मसूल उखाड़ के ले गया अनंत सिंह, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पंगा है मेरा सारे माफिया वालों से पंगा है। सर आपकी नौकरी क्यों गई, क्या कारण थी कि नौकरी गई आपकी? अब मुझे हटाया गया, दर्शकों का जानकर आश्चर्य होगा कि लोकहित में मुझे हटाया गया। मुझ पर कोई इल्जाम, अभी भी मैं केस लड़ा हूँ, हो सकता है मैं फिर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो जाऊँ। अच्छा। तो मैंने कहा ना कि 10 साल तक का मेरा प्रमोशन रोका रहा गया, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट से जीतकर मुझे प्रमोशन मिला। उसके बाद लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तब मुझे 2018 में लोकहित में हटाया गया, पब्लिक इंटरेस्ट में। 2-3 लोगों को हटाया गया, एक मुझे हटाया गया, एक यूपी में आप सुनते होंगे अमिताभ ठाकुर सर का नाम सुना होगा, उनको अभी भी उनको देवरिया जेल में बंद कर दिया गया, अभी अस्पताल में है। वो भी मेरे ही तरफ फाइटर थे, उन्होंने तो बाकायदा अपने साइन बोर्ड पर लिखवा दिया है जबड़िया रिटायर्ड। जब पटना में आते हैं मुझसे मिलते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के। मेरी उनसे आजकल उनकी वाइफ से बात हो रही है, मैडम नूतन ठाकुर से। और वहाँ एक मिस्टर संजीव भट्ट को हटाया गया, उनके साथ तो और अत्याचार हुआ, उनको तो हटाया गया। तो हम लोग को तो रिटायर किया गया, तो हम लोग को तो कम से कम पेंशन मिलता है, दाल रोटी चल रही है, उनको तो बर्खास्त कर दिया गया, उनको तो पेंशन भी नहीं मिलता। और उसके बाद झूठे मामलों में फंसाकर उनको जेल भेज दिया गया। तो अभी पूरी गुंडागर्दी देश में चल रही है, मतलब माफिया देश चला रहा है हिंदुस्तान को, और ईमानदारों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी सर यौन शोषण का जो आप पे आरोप लगा था, जी जी, वो क्या था? वो मतलब अब तक लोग मतलब नहीं, एक लड़की को खड़ा किया गया था मेरे खिलाफ। एक लड़की ने आरोप लगाया था कि इन्होंने मुझसे शादी का वादा करके मेरा यौन शोषण किया था, है ना। तो लेकिन मैंने कहा ना कि वो फिर मामला यहाँ से वहाँ तक चला, सुप्रीम कोर्ट तक चला, और हर मोर्चे पर जीत हुआ। बाद में उस लड़की ने आना ही बंद कर दिया, मतलब कहीं भी वो गवाही और इसके लिए आती ही नहीं थी, उसके पास कोई सबूत ही नहीं था। कुछ लोगों ने खड़ा किया था, वो लंबा किस्सा, उसके पीछे रणवीर सिन्हा के भी लोग थे, बाकी लोग भी थे। जी सर पहले हम लोग जो बचपन में नाम सुनते थे, रतन टाटा, टाटा, आज अंबानी, अडानी। जी क्या? बिल्कुल। अडानी और अंबानी दोनों में किसे मतलब आप देख रहे हैं कि देश के लिए अच्छा कर रहे हैं? अच्छा तो कोई नहीं कर रहा है, कोई भी पूंजीवादी देश के लिए अच्छा नहीं करता है। पूंजीवादी जब करता है अपने लिए अच्छा करता है, देश के लिए तो अच्छा महापुरुष लोग करते हैं। अभी तो गौतम अडानी का बहुत ज़्यादा मतलब भौकाल टाइट है क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वही अडानी के मतलब आप कह सकते हैं दलाल बन के काम करते हैं। बताइए, जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उस समय अडानी दुनिया में अमीरों की सूची में 625वें रैंक पर था। अब और उसके बाद वो कुछ साल पहले 3रे नंबर पर आ गया था। अभी तो पूरे देश को अडानी को दिया जा रहा है। अभी देखिए, देश में हम दो हमारे दो की सरकार है ना। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। गुजराती बेच रहे हैं देश, उनके नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और जो गुजराती देश खरीद रहे हैं उनके नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो अभी हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। जी सर, आज आपका एक कार्टून देखे हैं, उसमें ट्रम्प और मोदी, तो क्या कार्टून? हाँ, कार्टून बनाना तो मेरे बचपन की हॉबी है, कार्टून में बनाता रहता हूँ। अभी मैंने एक कार्टून बनाया था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, उस पर मैंने कार्टून बनाया था कि ट्रंप डमरू बजा रहा है और मोदी जी नाच रहे हैं, और मैंने उसमें कैप्शन दिया था, जब ट्रंप बजाए डमरू तब मोदी बांधे घुंघरू। जी सर, राहुल गांधी आपके फेवरेट नेता हैं, तो उनको तो लोग बोलते हैं पप्पू बोलते हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी आने वाले समय में देश को लीड करेंगे? नहीं, पप्पू कौन लोग बोलते हैं, जो बीजेपी वाले हैं वो लोग बोलते हैं। अब राहुल गांधी तो एक बहुत सारी आप उनमें प्लस पॉइंट्स है, और पूरी कायनात उनके खिलाफ एक हो गई, पूरी सरकार। बीच में आपको याद होगा 2-3 साल पहले उनकी सांसदी भी चली गई थी, उनको एक मानहानि के मुकदमे में फंसाकर, तब भी वो डटे हुए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद उनका कद भी काफ़ी बढ़ा है। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, और आप देखिएगा कि किसी भी चीज़ पर वो बोलते हैं तो पूरा वो होमवर्क करके आते हैं, पूरा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आते हैं। तो इसलिए उन पर लोग कीचड़ उछालते हैं उनकी छवि धूमिल करने के लिए, लेकिन मैं उनको आज के दौर पर एक बहुत बड़े मतलब नायक के रूप में देखता हूँ। जी आपका एक फोटो लगातार वायरल होता है, जब भी कोई न्यूज वाले जाते हैं तो नीतीश कुमार आनंद सिंह का वो अभी भी साथ लेके घूम रहा हूँ। क्या है सर ये फोटो? ये फोटो सुशासन की हकीकत बयां करता है ना। सुशासन की हकीकत बयान करता है। इस तस्वीर में है कि हमारे जो पलटू राम मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने, और ये बताता है कि बिहार में पलटू राम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन देख रहे हैं कि एक अनंत सिंह के सामने, माफिया डॉन के सामने कितने असहाय हैं।
आज की तारीख में देखिए अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। सबसे बड़ी सुविधा तो है कि उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना गैंग चलाता है। तो इन लोगों ने कानून को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है और मैंने लगातार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए अनंत सिंह को पटना के बाहर नहीं भेजा जा रहा है। जी सर, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, बिहार के प्रगति के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग भी युवा हैं और आप पूरे बिहार में काम किए हैं एज ए IPS ऑफिसर, तो क्या मतलब बिहार जनसंख्या नियंत्रण जी, और कुछ सर? सबसे बड़ी बात, और तो गिनाने के लिए अगर मुझे आप निबंध लिखने कहिएगा तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा, और बहुत है ना। मतलब जात पात की राजनीति बंद होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ये वो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं बताता हूँ, बिहार की आबादी कितनी है? 14 करोड़। दुनिया में 4-5 देश ही ऐसे हैं जिसकी आबादी 14 करोड़ से ज़्यादा है। बिहार जबकि देश नहीं है, प्रदेश है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों से उसकी आबादी ज़्यादा है। और लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। देखिए, बिहार को तो प्रकृति ने विशेष राज्य का दर्जा दिया। बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यदि बिहार चाहता तो पूरे हिंदुस्तान को फलाहार करा देता। बिहार चाहता तो पूरे हिंदुस्तान को दरभंगा के आम खिला देता, मुजफ्फरपुर की लीची खिला देता, हाजीपुर के केले खिला देता। लेकिन बिहारियों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। परिवार नियोजन से बिहारियों को कोई मतलब नहीं रहता है। एक बेटा के इंतजार में 17 बेटी पैदा करता है। आप छठ के समय देखिए क्या ट्रेनों की हालत रहती है। छठ के समय आप देखेंगे दिल्ली से तो पटना जो ट्रेनें आती हैं, किसी को बर्थ तो मिलता नहीं है ना। ट्रेन के शौचालय में, ट्रेन के टॉयलेट में 15 बिहारी घुसे रहेंगे और रास्ता भर छठी मैया की महिमा का बखान करेंगे। मैं कहता हूं कि जो छठी मैया तुमको ट्रेन में बर्थ नहीं दिला सकी, वो तुम्हारा किस्मत संवार देगी। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जाते जाते क्या संदेश देंगे जो बिहार के सत्ता में बैठे हैं, नीतीश कुमार, उनके लिए क्या? सत्ता में क्या संदेश देंगे? आजकल पलटू राम समृद्धि यात्रा पर है, ये उनकी 16वीं यात्रा है। 15 यात्रा कर चुके हैं, 16वीं यात्रा है। अब एक ही यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा, वो भी मैं करा ही दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी।